उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश की। ये बीजेपी का भी स्टाइल है। बीजेपी सत्ता में रहती है, वो सारे विधायकों के टिकट काटकर नए विधायक लाती है। दिल्ली के नगर निगम का चुनाव जब हुआ था इस बार से पिछली बार वाला, वहाँ बीजेपी ने सारे पार्षदों का टिकट काटकर नए पार्षद और उनके पुराने वालों के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया था। ये एक टैक्टिक है जो बीजेपी अपनाती है एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा, मुद्दा केवल एक ही है अगर बीजेपी जीतती है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इनको सुविधाएं मिल रही थी वोटर्स को, बीजेपी ने कहा कि हम वो सुविधाएं देंगे और उसके अलावा भी हम देंगे। जैसा अदिति ने भी कहा कि बीजेपी ने एक बीजेपी की छवि थी, तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा। हाँ, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं लोगों को, कांग्रेस पर भरोसा नहीं लोगों को, वो जीत भी सकती है ना। हाँ। अदिति जो बता रही थी कि बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन दो जगहों पर अपने वादे पूरे किए और महिलाओं को पैसा दिया, इससे लोगों को ये विश्वास जगा कि दिल्ली वालों को कि हो सकता है बीजेपी यहाँ भी अपना वादा पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए ये परसेप्शन बनाया कि आपने पंजाब में भी कहा था लेकिन आपने नहीं दिया। तो क्या ये लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से फिट करने में कामयाब रही बीजेपी? हाँ, आम आदमी पंजाब वाला मुझे लगता है फैक्टर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने जो कहा है किया है, फ्रीबीज देने के मामले में या इस मामले में। लेकिन इस बार हमने देखा पंकज जी, फ्रीबीज सारी पार्टियों ने दिया, पीछे नहीं रहा। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हालांकि हम पिछले दिनों देखते थे कि थोड़ा लोक लुभावन बातों से पीछे रहने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार होड़ थी कि किसकी रेवड़ी जनता को पसंद आ जाए, ये आपको तय करना है। दे सब आपको फ्री। मैं उससे पहले सुमित जी ने कहा जो उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो गया। देखिए मैं ये कहूंगा जो रेवड़ी फैक्टर की जो आप बात कर रही हैं, देखिए कोई भी, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें होता है इमीडिएट फैक्टर। तो एक इमीडिएट फैक्टर रेवड़ी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक रेवड़ी फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर्स हैं। फैक्टर चर्चा आपने किया, जो देखिए 62 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव में अभी जीती हुई थी। 62 में से 36 को उन्होंने होल्ड किया और 26 विधायक को उन्होंने टिकट नहीं दिया। अब देखिए 26 में से 8 चुनाव से 2 से 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो 26 जिनको टिकट मिला उन्होंने एंटी पार्टी, तो निश्चित रूप से जो उनका होगा, चूंकि आप 10 साल विधायक कहीं रहते हैं तो आपका लोकल में होल्ड होता है, आपका मुझे उधर जाता हुआ दिख रहा है बीजेपी की तरफ। अब सबसे मुझे मतलब अभी जो चुनौती जो बीजेपी के सामने चुनौती है, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में कभी हमने इस तरीके का कोई विरोधाभास देखा नहीं कि अपनी दावेदारी पहले से साबित कर दे कि मुझे लगता है कि नई दिल्ली सीट, चूंकि हम इसका इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ, अब तक 6 बार यही सीट रही है जो मुख्यमंत्री देती रही है। तो क्या प्रवेश वर्मा अगर यहाँ से चुनावी मैदान में है, और हालांकि अभी जो रुझान सामने आया है उसमें अरविंद केजरीवाल 254 वोटों से थोड़ा आगे चल रहे हैं, लगातार वो पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल 254 वोटों से उन्होंने बढ़ा लिया है। लेकिन अगर यहाँ प्रवेश वर्मा के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत, कुछ पॉजिटिव फैक्टर के साथ वो जीतते हुए नजर आते हैं, तो क्या दावेदारी प्रवेश वर्मा कर सकते हैं? या जरूर है कि आपने नई दिल्ली सीट जीत ली, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसमें आला कमान अपना तय करे। निश्चित रूप से देखिए आला कमान जिसको चाहेगा वही है। अगर परवेश केजरीवाल यहाँ से सीट जीत भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल, और परवेश शर्मा हार भी जाते हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान अगर ये तय कर लेता है जो परवेश वर्मा हमारे सीएम होंगे तो सीएम होंगे। हमने इसका ये देखा है, जो चुनाव हारने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में धामी की सरकार बनी। यहाँ पे जो मुझे लगता है जो परवेश शर्मा के बारे में पॉजिटिव ये है, जो जब प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह यहाँ जो रैली करते थे तो वो लगातार इस बात की चर्चा करते थे जो केजरीवाल को मिला, ये जो है ओबीसी और दलित विरोधी है। ये है उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मैं हम ही उत्तराखंड में जब लगातार केजरीवाल पे हमला इस बात को लेकर करते थे, जो आप 3 टर्म आपकी सरकार यहाँ बनी और आप दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, आपने एक बार भी आपके पास मौका था, आपने उनको नहीं अपना बनाया, आप खुद अपना चेहरा चमकाते रहे। मुझे ये लगता है जो दिल्ली का जो सीएम होगा वो ओबीसी समुदाय या SC ST समुदाय से होगा। 3 चेहरे मुझे इसमें रेस में लगते हैं। पहले प्रवेश वर्मा, उसके बाद से आपको जितेंद्र महाजन और रमेश बिधूरी। लगता है कि रमेश बिधूरी को मतलब बहुत बीजेपी किसको मुख्यमंत्री का लेती है। एक जमाना था जब बीजेपी आडवाणी जी वाली बीजेपी थी, तो वो उस दौर में होता था, लेकिन सारे सूत्र हो जाते हैं आप सोच नहीं सकते बीजेपी, लेकिन जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी वो उसके समीकरण वो केवल दिल्ली को देखकर नहीं होगा। कह रही हूँ कि अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री
किसी पार्टी के संयोजक, पावर ऑफ सेंटर किसी पार्टी का, अगर उसको आप हते हैं तो आपकी दावेदारी तो बन जाती है। हाँ, दावेदारी। अगर प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो दावेदारी और निश्चित भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, देखिए, तो दावेदारी तो आपकी बनती है। डिप्टी सीएम का भी तो ऑप्शन होता है। हाँ दावेदारी बनती है, प्लस परवेश वर्मा मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी जो हमने अभी देखी है वो सिर्फ केवल एक स्टेट के मुख्यमंत्री को अगर बनाते हैं तो उसके साथ साथ वो 3-4 और स्टेट्स को भी साधने की कोशिश करते ठीक है। हैं। आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि सिटिंग चीफ बिहार में इलेक्शन हो रहा है, मनोज तिवारी का भी नाम शामिल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता अगर है। मैं कहूँ कि देखिए आपने क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया तो, क्योंकि वो भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक चेहरा ऐसा था सांसदीय के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में जो अपनी सीट बचाने में यानी अपनी टिकट बचाने में काम किया। सिर्फ मनोज तिवारी ही वो चेहरे थे जिनकी सीट जब लिस्ट सामने आई दिल्ली के कैंडिडेट की, उनके लिए प्रबल संभावनाएं यहाँ बनती हुई नजर आएंगी। संभावनाएं बने या ना बने, लेकिन दावेदारी तो वो अपनी ठोकेंगे जरूर। हाँ, मनोज भाई प्रदेश तिवारी अध्यक्ष भी ठोकेंगे, मेहनत की लेकिन है। परवेश में अगर केजरीवाल को हराते तो निश्चित तौर पर दावेदारी ठोकेंगे। और दूसरा फैक्टर जो मैं आपने जो मुझे रोका बात करते में, मोहन यादव को जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था मध्य प्रदेश में, तो ओबीसी प्लस यादव वोट, क्योंकि बीजेपी एक ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि यूपी और बिहार दोनों जगह पे जो यादव वोट है वो बीजेपी के खिलाफ जाता है ज्यादातर, बहुत सारा उनको मिलता भी है। बिल्कुल सही उसको है। साधने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में अगर उसका असर हुआ भी। हाँ, इन समीकरणों को अगर आप देखोगे तो हो सकता है प्रवेश वर्मा के पक्ष में ये बात जा सकती है, जाट फैक्टर वाली, क्योंकि जो जब से किसान आंदोलन हुआ है तब से हमने देखा है कि एक तरीके से जाट वोट्स ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। तो अगर चीफ मिनिस्टर उनको बनाया जाता है जाट तो फैक्टर को आसपास साधने के के इलाके लिए। को पूरा साधा जा सकता है। जाट फैक्टर चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो या पश्चिमी यूपी में हो। तो बीजेपी में जब चीफ मिनिस्टर को डिसाइड किया जाता है आज के दौर में, तो कई सारे फैक्टर्स को जो है उसमें कई अपने पैमाने हैं, उन सारे पैमानों पर खरा जो चेहरा उतरेगा वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी जीतना, क्योंकि कई साल के बाद 3 बार शीला दीक्षित ने उनको हराया, 1998 के बाद अब दरवाजा खुला है दिल्ली का। ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जीतना। और उसके बाद मुख्यमंत्री को किसे बनाएंगे, वो बीजेपी का जो पिछला एक्सपेरिमेंट है, जो हमने अगर एक्सपीरियंस देखे दिल्ली का, तो दिल्ली पहली बार जब विधानसभा बनी थी 93 में तो बीजेपी की ही सरकार थी और 3 बार मुख्यमंत्री मदन लाल खन्ना जिनके वेटरन बीजेपी एक ही बार में एक ही टर्म में 3 वो बनाए मुख्यमंत्री गए। बदल फिर गए। परवेश वर्मा के पिताजी प्याज साहिब सिंह वर्मा बने और आखिरी वक्त में जब बीजेपी को सुषमा लगा स्वराज जी कि बनी। एकदम बाजी हाथ से निकल रही है तो सुषमा स्वराज पर दाव खेला गया था, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली। और शीला दीक्षित जो सरकार में आई तो 3 बार लगातार सरकार में रही, 3 बार लगातार सरकार में, फिर अरविंद केजरीवाल आ गए। तो मुझे लगता है बीजेपी इतनी बड़ी जीत अगर हासिल करेगी तो फिर चीफ मिनिस्टर वाला दाव बहुत ज्यादा सोच समझकर खेलेगी। बिल्कुल देखिए मुझे मैं तो थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मुझे लगता है जो 3 दावेदार जो मैं आगे बढ़ा, मुझे लग रहा है जो बहुत करीबी हैं। बहुत आप करीबी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो मोदी के भी करीबी हैं, शाह के करीबी हैं, आरएसएस के करीबी हैं। जाति फैक्टर के आधार पर अगर आप देख रहे हैं ऐसी में जो जिसका कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ये दूसरा करता था, वो 2020 की आंधी थी तब भी वो अपनी सीट से जीतने में कामयाब रहे थे, तो ये भी एक फैक्टर है। और बीजेपी का जो पूरा पॉलिटिक्स है, जैसे सुमित जी ने कहा, जो बीजेपी बहुत सोच समझ के और जो बीजेपी जो फैसला लेती है और सिर्फ वो ऐसा चेहरा है जिनका उनको पार्टी के अंदर भी विरोध देखने को नहीं मिलेगा और संघ के अंदर भी नहीं। संघ के अंदर भी नहीं। तो और बीजेपी को जो पॉलिटिकली जो सूट होता है, क्योंकि अभी आपका अगर देखिए अगले कुछ दिनों में बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार में SC ST OBC का जो वोट बैंक है, जिसपे कि लालू या आरजेडी की जो पकड़ है, तो उसको ये चाहेंगे जो नीतीश वहां मजबूत हो और बीजेपी और मजबूत हो। और एक आपने देखा जो राष्ट्रपति चेहरा का वो जिक्र करते रहते हैं, तो इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश होगा। और जहां तक बात रही तो उप मुख्यमंत्री का भी होता है, तो आपको प्रवेश वर्मा और विधुरी साहब को हो सकता है उप मुख्यमंत्री देखे या कोई बड़ा अच्छा मंत्रालय देखे, उसकी भरपाई बीजेपी करे। ये भी हो सकता है। क्या नाम है अदिति, आपका क्या रिएक्शन इस पे और क्या समझ में आता है? दिल्ली चुनाव तो खत्म हो गया है, बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल जीती सही जाएगी। बात। और अगला रिजल्ट चुनाव क्लियर बिहार है, रिजल्ट क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है। अगला चुनाव जो है वो बिहार है, तो बीजेपी मनोज तिवारी को CM बनाया जा सकता है। उनकी दावेदारी मजबूत है, हालांकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बीजेपी नए नए नाम ला करके तिवारी चौंका ने जो देती गाना है। गाया दिल्ली इलेक्शन के लिए, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ, मुझे लगता है कि बड़ा वायरल भी हुआ। अब देखिए बिहार की अगर बात करें तो सुशील मोदी के जो जाने के बाद बिहार में सुशील मोदी का जगह खाली है, और सुशील मोदी का जगह पे अगर किसी को फिट करना है तो अभी
जो वहाँ के जो मौजूदा नेता हैं उसमें मुझे लगता है जो मनोज तिवारी को अगर वहाँ भेजा जाएगा तो हो सकता है बीजेपी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में मनोज तिवारी इस तरीके से अपनी एक पकड़ और पार्टी के लिए मजबूती बना चुके हैं कि पूर्वांचल के वोटर पे दिल्ली से भी, क्योंकि देखिए दिल्ली इलेक्शन में पूर्वांचल के वोटर का बड़ा असर होता है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जब हम बात करते हैं तो पूर्वांचल वोटर का असर होता है। तो मुझे लगता है कि बिहार की अगर हम बात करते हैं सुमित जी, तो लगता है कि नहीं, मनोज तिवारी पहली पसंद हो सकते हैं बिहार के लिहाज से। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं मतलब हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। हर आदमी जो कि राजनीति में आता है, चाहे वो गली का नेता होता है, वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है और दावा ठोकता है, और मुझे लगता है उसका हक भी होता है करना। तो मनोज तिवारी तो काफी बड़े लीडर हो चुके हैं दिल्ली में, इलेक्शन जीतते हैं। उनका टिकट, आपने बताया कि उनका टिकट भी नहीं कटा था, और अच्छे मार्जिन से कन्हैया कुमार जो कि एक बड़ा हाइप के साथ 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी थी जिस पर कैंडिडेट नहीं बदला, और वो थे मनोज। और उसमें कन्हैया कुमार जैसा एक मतलब यूथ एक आइकॉन, एक सेंसेशन वाले नेताओं ने बताया था, उनको काफी अच्छे मार्जिन से हराकर वो जीते थे चुनाव। तो मनोज तिवारी का भी दावा है, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा था, बीजेपी अब सबको चौंका देगी, नए चेहरे ला करके। हाँ, नया चेहरा लाकर। मैं एक अपडेट बता रही हूँ, 42 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आ गए हैं उनमें 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि जो हमारे खुद के जो इनपुट सामने आ रहे हैं उनमें 44 के आसपास बीजेपी को हम आगे दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अभी का डेटा है वो ये बता रहा है कि 42 सीटों पर और 69 सीटें, 69 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं क्लियर, जिसमें से 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बहुमत भाजपा को मिलता हुआ इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक भी यहाँ वो स्पष्ट हो गया है। 10:30 बजने में सिर्फ 9 मिनट का वक्त है, और मुझे लगता है इस 9 मिनट में तस्वीर एकदम स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। देखिए, और जब आप आंकड़े पे अगर गौर करेंगे तो मार्जिन आप देखेंगे तो मार्जिन बहुत ही कम है, और इसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जो आगे हैं उसका मार्जिन कम लग रहा है। तो मुझे मिनट में या आप आधे घंटे में आप देखेंगे जो बीजेपी जो है सो बीजेपी का अर्धशतक के बीजेपी करीब रहेगी। ठीक, हाँ सुमित जी, क्या लगता है? मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अगर आधे घंटे के बीच अगर ये रिजल्ट कंटिन्यू करते हैं, ये रिजल्ट जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर बीजेपी निश्चित तौर पर अपनी सीटें जो लीड उसने बनाई है उसको वो कंसोलिडेट करेगी। लेकिन सवाल अब ये है, हमें इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति को समझने में चूक गए इस बार, ये एक सवाल है। हाँ, ये निश्चित रूप से देखिए, केजरीवाल चुके नहीं, वो उन्होंने हर काम करने की कोशिश की जिससे कि वो उसके सत्ता में वापसी हो, लेकिन चूंकि बीजेपी का आप देखेंगे ये केजरीवाल की सफलता नहीं है, ये है जो चूंकि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव के लिए अपने आप को तैयार किया, जिस तरह से उन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया, और जिस तरह से चुनावी जिस दावे के तहत केजरीवाल आ रहे थे वो तमाम पैतरे जो है ना बीजेपी ने, अब देखिए जो अभी इनका आपको मैनिफेस्टो आता है तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था और उस बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, तो अगर आम आदमी पार्टी 2100 रुपया वोट ये देने की बात अगर करती है हर महीना, तो बीजेपी इसको 2500 हथियार से मारने किया, और तमाम ऐसे मिस्टर क्लीन का जो उन पे जो एक ठप्पा लगा था, तो ये बीजेपी करने में कोशिश में कामयाब रही, जो उनके छवि को कैसे दिखाया जाए जो ये मिस्टर, तो बीजेपी इसमें मुझे लगता है कामयाब होती मतलब दिखी। मुझे लगता है कि अब दिल्ली के इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में एक बार फाइनली एक और अभी तक की आपको रिजल्ट बता देते हैं। 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 28 सीटों पर
आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी को रुझानों के मुताबिक अभी तक स्पष्ट बहुमत और बहुमत से भी 5-6 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये अभी तक का तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का नतीजा है। अब लगता है कि एक और चुनाव देश में जो हुआ है, एक बाई इलेक्शन हुआ है, लेकिन उस पर पूरे देश की नजर थी। वो चुनाव था मिल्कीपुर का चुनाव। अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर से जो सांसद जीते थे अवधेश प्रसाद, वो अयोध्या फैजाबाद सीट से सांसद बने। उनके सांसद बनने के बाद, इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई। पूरे देश के राजनीतिक पटल पर उस सीट का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक तरीके से प्रचारित किया गया या बताया गया और एक परसेप्शन बना कि अयोध्या जहां पर राम मंदिर बना, जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा एक चुनावी एजेंडा था, बीजेपी का बहुत बड़ा वादा था देश में अयोध्या राम मंदिर बनाने का, उसे बीजेपी ने पूरा किया। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस मसले को उठाया गया कि राम मंदिर आपने बनाया, वहां से सांसद हमारे जीते, इंडिया गठबंधन के सांसद जीते, समाजवादी पार्टी के लीडर अवधेश प्रसाद जीते। उनके जो सीट खाली हुई मिल्कीपुर, वो एक प्रतिष्ठा का चुनाव बना। उस सीट पर क्या नतीजा है, क्या वहां पर आंकड़े रहे, क्या वहां पर फैक्टर है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित इस चर्चा को अब और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि मिल्कीपुर सबसे अहम था, जहां हम बात कर रहे थे कि क्या होगा आगे, क्या तय होगा। और बड़ी चीज ये भी थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा बिल्कुल पलट के रख दिया नतीजा, तो अब जब मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन हो रहा है, वो भी उस सीट पर जिसमें जहां जो जिला अयोध्या पे आती है, तो यहाँ पर अब पहले मैं अपडेट देता हूं अपने दर्शकों को। अभी चंद्रभानु पासवान जो है, इलेक्शन कमीशन की डेटा के मुताबिक अभी तक उनको 27,115 वोट मिल चुके हैं और चंद्रभानु पासवान यहाँ पर 14,265 वोटों से आगे चल रहे हैं पंकज जी। और अजीत प्रसाद, जो कि कहा जा रहा था कि बहुत जो पिछले चुनाव का अंतर जो 13,000 का था, और यहाँ पर बड़ी बात ये भी थी कि 13,000 के अंतर के बाद जो लगातार हम बात कह रहे थे कि क्या इन चुनावों में वो पटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, इस वक्त की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी 14,000 की लीड लिए हुए है। और जो तीसरा फैक्टर बताया जा रहा था संतोष कुमार का, संतोष कुमार तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन संतोष कुमार को लेकर बड़ी चीज ये कि संतोष कुमार को सिर्फ 835 वोट मिले हैं। कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहाँ तो कोई त्रिकोणीय, सिर्फ लोगों ने एक तरफ पूरा जो है चंद्रभानु पासवान को वोट दिया है और यहाँ पर 12,850 वोट जो है यहाँ पर अजीत प्रसाद को मिल रहे हैं। देखिए, जब आपको मिल्कीपुर का उपचुनाव की चर्चा भी चर्चा किया, तो आपको मैं हर समय ये बताता था जो देखिए, जो जिस तरह की बीजेपी की यहाँ तैयारी है और जिस तरह से सीएम योगी ने अपना इसको एक इशू बनाया हुआ था, मूंछ का सवाल और नाक का सवाल बनाया हुआ था, तो वो बीजेपी जिस तरह से तैयारी यहाँ कर रही थी, तो ये एकदम क्लियर था। जो जिस तरह के मुद्दे को वो लेके चलते, जैसे लोकल जो इश्यूज थे उसको सॉल्व करने की कोशिश होते, 6 मंत्री को उतारा गया था, दोनों डिप्टी सीएम लगातार वहां कैंप कर रहे थे, तो उसके बाद ये तय था। और जिस तरह से अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था, अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को बीजेपी ने या सीएम योगी ने उन्हीं के पीडीए के फॉर्मूले से मात देने का ये कोशिश किया गया। मैं हर समय मैं जब चर्चा करता था तो मैं आप 13,000 वोटर की मैं बात करता था कि मिल्कीपुर में जो कहा जा रहा था कि अवधेश प्रसाद और पासी वोटर के तौर पर, पासी वोटरों में सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि अभी जातिगत आंकड़े भी देखे जाएंगे कि आखिर कहां पर किसको कितना वोट मिला। क्या लगता है? देखिए अवधेश प्रसाद जो है वो आज भी दलितों के सबसे बड़े नेता है अयोध्या में, क्योंकि जिस तरीके से वो लोकसभा जीत कर आए अयोध्या से, और वो एक बड़ा सीट था जिसको बीजेपी लगातार फोकस करती थी। प्रधानमंत्री गए थे रैली करने, सीएम योगी कई रैलियां किए थे। बात है कि अवधेश प्रसाद को लेकर जो एक मैनिफेस्टो करने का पार्टी ने किया, आपने देखा होगा जिस तरीके से अजीत प्रसाद को 2 महीने पहले ही पार्टी ने टिकट देके उतार दिया। लेकिन अजीत प्रसाद जो जनता के बीच जाने से पहले वो क्वारंटीन मोड में चले गए थे। आपने देखा होगा कि अजीत प्रसाद क्षेत्र में दिखाई तक नहीं दे रहे थे। ऐसे में चंद्रभानु पासवान भले बहुत देर बाद टिकट मिला बीजेपी से, लेकिन जब से टिकट मिला तब से चंद्रभानु पासवान लगातार लगे हुए थे, और उसका फल स्वरूप ये मिल रहा है कि लगातार चंद्रभानु पासवान, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंद्रभानु पासवान क्या कह रहे हैं, हम आपको वो भी सुन, आखिर चंद्रभानु पासवान अपने इस जीत को लेकर क्या कह रहे हैं। देश के सक्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए चंद्रभानु पासवान नीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से
अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं